जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, जिस सब्जेक्ट का नाम है इतिहास। और इतिहास में भी आप सभी को पता है 3 भाग होते हैं। भारतीय इतिहास के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास और अगला होता है आधुनिक इतिहास, जिसे अपन मॉडर्न कहते हैं। परंतु आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास में। ओके, अब सबसे पहले बात यह आती है कि इस धरती पर मानव का आविर्भाव अर्थात उद्गम कब देखने को मिलता है। तो इस धरती पर मानव का सबसे पहले आविर्भाव 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका में देखा माना जाता है। कब? 26 लाख ईसा पूर्व। कब माना जाता है? 26 लाख ईसा पूर्व। और कहाँ पर? अफ्रीका में। परंतु भारत में मानव का आविर्भाव महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर 14 लाख ईसा पूर्व या उससे अधिक समय में भी माना जा सकता है, परंतु उस पर अभी शोध जारी है। अब देखा जाए, मानव का सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत लगभग 26 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है। और उस टाइम पर मानव देखा जाए ना तो पूर्ण रूप से सभ्य था, ना ही उसे लिपि का ज्ञान था, और उसका निवास स्थान झरनों, तालाब, नदी किनारे आदि तक सीमित होता था। और मानव ने देखा जाए पाषाण के उपकरण बनाकर, और जैसे जैसे वो उपकरण बनाता था उस टाइम के वातावरण के आधार पर उस काल को हम पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। अब भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, उस पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो प्राचीन समय में भारत में एक भरत नाम की जनजाति रहती थी और हम सब उसी की संतान कहे जाते हैं। और आगे चलकर भारत का नाम हिंदुस्तान हुआ। तो हिंदुस्तान कैसे हुआ? तो मिस्र के लोग सिंधु को इंडस नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? मिस्र के लोग सिंधु को इंडस नाम से पुकारते थे। और फारसी लोग स का उच्चारण ह से करते थे। इस कारण सिंधु हिंदू बन गया और बाद में यह हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक या इतिहास। प्राग ऐतिहासिक को इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? इस काल पर मानव पूर्ण रूप से सभ्य नहीं था, ना ही उसे लिपि का ज्ञान था। अर्थात लिपि का ज्ञान था ही नहीं तो लिपि पढ़ी नहीं गई। अर्थात ऐसे जिसकी ना तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और ना ही वो पढ़े गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राग ऐतिहासिक अर्थात प्री हिस्ट्री। अगला आता है आद्य ऐतिहासिक, अर्थात ऐसे जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं परंतु अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आद्य ऐतिहासिक अर्थात प्रोटो हिस्ट्री। और अगला आता है ऐतिहासिक, जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं और पढ़े भी गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक। अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक अर्थात प्री हिस्ट्री की। प्राग ऐतिहासिक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। अब हम चर्चा करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा सबसे पहले पत्थर के औजारों का उपयोग होना प्रारंभ होने लगा। साथ ही पूरा पाषाण काल में आदि मानव मुख्यतः 2 चीजें करता था, आखेटक करता था और खाद्य संग्रह करता था। आखेटक का मतलब शिकार करना। 2 चीजें अपनाई जाती थी, आखेटक और देखा जाए खाद्य संग्रह। शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक व्यवस्था के जनक 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के व्यक्ति को माना जाता है, जिन्होंने मद्रास के पल्लवरम नगर में सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक कालीन औजार प्राप्त किए थे। अब पूरा पाषाण काल क्यों प्रसिद्ध हुआ? सबसे पहली बात, इस काल में मानव के द्वारा क्या किया गया? खाद्य संग्रह किया गया और आखेटक अर्थात शिकार किया गया। इसी पूरा पाषाण काल के देखा जाए 3 भाग होते हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। इसी पूरा पाषाण के निम्न पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा अग्नि का आविष्कार किया गया था।
और देखा जाए सभी को पता है, आप सभी को, कि अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ था। तो एक आदि मानव थे, वो आपस में देखा जाए पत्थर रगड़ने लगे, पत्थर के कारण उसमें चिंगारी उत्पन्न हुई और चिंगारी के कारण आसपास की वस्तु जलने लगी। इसी कारण आग का आविष्कार माना जाता है। आग का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो जावा नाम के एक व्यक्ति को माना जाता है। इसी पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा देखा जाए हैंडेक्स अर्थात हस्तकुठार अर्थात कुल्हाड़ी, बिदारणी अर्थात क्लीवर अर्थात खुरपी और गंडक अर्थात चापर अर्थात दराता, इन तीनों उपकरण का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिला? पूरा पाषाण काल में। और मानव के द्वारा बनाए गए उपकरण को सबसे पहले किस व्यक्ति ने बनाया था? तो हैंडीमैन के नाम के व्यक्ति को उपकरण निर्माता की संज्ञा दी जाती है। अब आज की तारीख में हम जो मानव ज्ञानी मानव का रूप दिखाई देता है, वही ज्ञानी मानव का रूप सबसे पहले अगर इतिहास में कहाँ देखा गया था तो वह उच्च पूरा पाषाण काल में देखा गया था, जिसे अपन होमो सेपियंस कहते हैं। हम होमो सेपियंस अर्थात ज्ञानी मानव की संतान कहे जाते हैं। और उसका आविर्भाव कब देखने को मिला था? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल की दो संस्कृति काफी महत्वपूर्ण है। पहली संस्कृति आती है चापर चापिंग संस्कृति अर्थात सोहन संस्कृति, और दूसरी आती है हैंडेक्स संस्कृति अर्थात मद्रासीन संस्कृति। चापर चापिंग संस्कृति का देखा जाए उद्भव पाकिस्तान की सोहन घाटी में हुआ था। सोहन देखा जाए सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी और उसके आसपास ही इस संस्कृति का विकास हुआ था। इसी कारण इस संस्कृति को सोहन संस्कृति का नाम दिया जाता है। हैंडेक्स संस्कृति यह मद्रास के पल्लवरम में इसका आविर्भाव हुआ था और यहीं पर सबसे पहले अर्थात देखा जाए कुल्हाड़ी हमें देखने को मिली थी। तो पूरा पाषाण काल क्यों प्रसिद्ध होता है? तो वापिस समझा रहा हूँ। पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल भीमबेटका, बेलन घाटी अर्थात मिर्ज़ापुर और सोहन घाटी अर्थात पाकिस्तान। पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा आखेटक अर्थात शिकार किया जाता था और खाद्य संग्रह किया जाता था। तीसरी बात, पूरा पाषाण काल में ही मानव के द्वारा अग्नि का आविष्कार हुआ था। और अग्नि का आविष्कार किसने करा था? तो जावा नाम के व्यक्ति ने करा था। इसी काल में मानव के द्वारा सबसे पहले अर्थात पाषाण अर्थात पत्थर के उपकरण बनाए गए थे और पत्थर के उपकरण बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो हैंडीमैन था। अब अगला आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मध्य पाषाण अर्थात मीसोलिथिक को पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है? संक्रमण काल के नाम से। पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में जो मध्य पाषाण आता है, जिसे अपन मीसोलिथिक एज कहते हैं, यह संक्रमण काल के नाम से जाना जाता था। इस काल में मानव के द्वारा पहले से चली आ रही दो चीज, कौन कौन सी? आखेटक अर्थात शिकार और दूसरा खाद्य संग्रह। परंतु यहाँ पर तीसरी चीज को अपनाया गया और वो होता है पशुपालन। मानव के द्वारा पशुपालन की व्यवस्था को किस देखा जाए पाषाण काल में अपनाया गया? तो मध्य पाषाण काल में। इस काल के दो प्रमुख स्थल है, कौन कौन से हैं? बागोर और आदमगढ़। बागोर आपका कहाँ पड़ता है? तो आज के राजस्थान के भीलवाड़ा में। और आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? तो आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। यहीं पर मानव के द्वारा हमें सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य काय के मिलते हैं? पशुपालन के मिलते हैं। तो मानव के द्वारा पशुपालन की प्रथा को कब अपनाया गया? मध्य पाषाण काल में अपनाया गया। इसी काल में मानव के द्वारा हमें देखा जाए हड्डी के कंकाल देखने को मिलते हैं। अर्थात मानव जब मर जाता था तो उसे दफनाने की प्रथा कब आरंभ होती है? मध्य पाषाण काल में। इसी काल में देखा जाए जलचरों का शिकार करने के लिए, अर्थात ऐसे प्राणी अर्थात ऐसे पशु पक्षी जो जल में रहते थे और उनका शिकार करने के लिए मानव के द्वारा नाव का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो मध्य पाषाण काल में किया गया था। अब मैं वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूं। मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल में देखा जाए मानव के द्वारा एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज को अपनाया गया था और वो चीज क्या थी? देखा जाए पशुपालन। पहले से दो चीज तो चली आ रही थी, आखेटक
अर्थात शिकार करना और खाद्य संग्रह करना। मानव के द्वारा तीसरी चीज को अपनाया गया जो थी पशुपालन। मध्य पाषाण काल में ही मानव के द्वारा नाव का आविष्कार देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं? तो बागोर और आदमगढ़। बागोर कहाँ पड़ता है? तो आज के राजस्थान के भीलवाड़ा में। और आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? आज के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। अब अगला आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम देखा जाए क्रांति काल के नाम से भी जाना जाता है और इसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोलिथिक एज कहा जाता है। नवपाषाण काल में मानव ने एक चौथी चीज का आविष्कार किया था और वह चीज कौन सी थी? तो पहली चीज देखा जाए तो खाद्य संग्रह भी करा, आखेटक भी करा, पशुपालन, ये तीनों चीज पहले से चली आ रही थी। चौथी चीज का आविर्भाव हमें देखने को मिलता है कृषि करना। मानव के द्वारा कृषि व्यवस्था को किस काल में अपनाया गया था? तो वो काल कौन सा था? नवपाषाण काल। इसी काल में मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार भी किस काल में हमें देखने को मिलता है? नवपाषाण काल में। इसी काल में मानव के द्वारा देखा जाए वस्त्र निर्माण कला सीखी गई थी, अर्थात कपड़े बनाने की प्रथा किस काल में आरंभ होती है? तो नवपाषाण काल में। इसी काल में मानव के द्वारा कुंभकारी अर्थात मृद भांड बनाना प्रारंभ किया गया था। कुंभकारी की व्यवस्था भी कब अपनाई गई? तो नवपाषाण काल में। अर्थात इस काल में मानव के द्वारा चार नई चीज को अपनाया गया था। कौन कौन सी चार नई चीज थी? पहला कृषि पालन करना, दूसरा पहिए का आविष्कार, तीसरा वस्त्र निर्माण कला और चौथी कुंभकारी अर्थात बर्तन निर्माण कला। मानव के द्वारा पहले बर्तन हाथों से बनाए जाते थे, बाद में धीरे धीरे चाक के द्वारा बर्तन बनाए जाना प्रारंभ हुआ। इस काल के प्रमुख स्थल मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में पड़ता है और यहीं पर सबसे पहले देखा जाए मानव के द्वारा खेती करने के हमें साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर मानव के द्वारा गेहूं अर्थात जौ की फसल बोई जाती थी। अगला स्थल आता है कोल्डी हवा जो आज के इलाहाबाद के पास में पड़ता है और यहीं पर मानव के द्वारा सबसे पहले चावल की खेती किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और चावल की कौन सी किस्म बोई जाती थी? तो ओराइजा सताइवा जो आज की तारीख में चावल का वानस्पतिक नाम भी है। इसके अलावा हमें अन्य स्थल देखने को मिलते हैं जो नवपाषाण काल के थे। अगला आता है बुर्ज होम। बुर्ज होम में मानव के द्वारा यहीं पर स्थायी आवास रहने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके पहले मध्य पाषाण और पूरा पाषाण में मानव देखा जाए झरनों, नदी किनारों, तालाबों, गुफाओं आदि में रहते थे, परंतु स्थायी आवास बनाकर नहीं रहते थे। स्थायी आवास की जो परंपरा है वो मानव में किस काल में आती है? तो नवपाषाण काल में। और उसका साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? बुर्ज होम में मिला है। अब अगला आता है, इसी के पश्चात आता है आपका ताम्रपाषाण का। ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है? ताम्रपाषाण का मतलब होता है पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग करना। अर्थात पत्थर के उपकरण तो पहले से चले आ रहे थे, साथ में कौन से उपकरण का प्रयोग हुआ? ताम्र के उपकरण अर्थात तांबा का। मानव के द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु का नाम था तांबा। इसी कारण हिंदुओं द्वारा उसे पवित्र धातु मान लिया गया और आज वर्तमान समय तक जितने भी धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उसमें तांबे को पवित्र वस्तु मानकर सर्वप्रथम पूजा पाठ में तांबे की वस्तु का ही प्रयोग किया जाता है। तांबे का प्रयोग क्यों हुआ? तांबे का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि तांबा पत्थर की तुलना में अधिक लचीला माना जाता है। क्योंकि पत्थर के उपकरण एक बार टूटने के पश्चात पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते थे, परंतु तांबे के उपकरण एक बार टूटने के पश्चात उसे उपयोग में लाया जा सकता था क्योंकि अग्नि का आविष्कार हो चुका था। अग्नि के आविष्कार के कारण तांबे को वापस गलाकर पीटकर उसे जैसा चाहे वैसा आकार में ढाला जा सकता था। तांबा पत्थर की तुलना में अधिक लचीला होता था, उसे जैसा चाहे वैसे आकार में हम ढाल सकते थे। ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल हमें भारत में निम्न दिखाई देते हैं और वह स्थल कौन कौन से हैं? तो पहला आता है आहाड़।
आहार देखा जाए कहाँ पर हमें भी देखने को मिलता है आहार, यह मिलता है हमें राजस्थान में। इसका पुराना नाम ताम्बवंती अर्थात तांबे वाली जगह था और इसका स्थानीय केंद्र गिलून हमें देखने को मिलता है। आहार और गिलून यह दोनों राजस्थान की बनास घाटी में हमें देखने को मिलते हैं और इनका वर्तमान में संबंध उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाया जाता है। अगला ताम्रपाषाण का स्थल आता है जिसे अपन कहते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति ताम्रपाषाण काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि मालवा संस्कृति और ताम्रपाषाण संस्कृति का ही एक भाग थी। और ताम्रपाषाण संस्कृति में देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा चित्रकारी की प्रथा को अपनाया जाता है, अर्थात मानव ने कुंभकारी बर्तन निर्माण कला किस काल में सीखी थी, तो नवपाषाण काल पर। परंतु उसी बर्तन पर चित्रकारी की प्रथा को किस काल में अपनाया गया, तो ताम्रपाषाण काल में अपनाया गया। ताम्रपाषाण काल में भी मालवा संस्कृति के जो मृद भांड अर्थात बर्तन होते थे वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध मृद भांड माने जाते थे। मालवा में भी कौन कौन से स्थल आते हैं, कायथा जो आपके उज्जैन जिले में पड़ता है, अगला एरंड जो आपका वर्तमान सागर जिला कहा जाता है। यह संस्कृति काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल की एक और संस्कृति थी जो देखा जाए आपके महाराष्ट्र में गोदावरी नदी और ताप्ती नदी के तट पर देखने को मिलती थी, जो जोरवे संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध थी। जोरवे संस्कृति का आज वर्तमान में देखा जाए तो महाराष्ट्र के 2 जिले में उसका आविर्भाव हमें देखने को मिलता है। एक जिला देखने को मिलता है अहमदनगर और दूसरा जिला देखने को मिलता है हमें पुणे। अहमदनगर में देखा जाए तो जोरवे, नेवासा और देमाबाद ये 3 स्थल आते थे आपके अहमदनगर में। पुणे जिले में आपका देखा जाए तो चंदोली, प्रकाश गांव, इमाम गांव और आपका देखा जाए सोनगांव, ये सब कौन से जिले में आते थे, पुणे जिले में आते थे। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा अगर कोई स्थल कहा जाता था तो वो इमाम गांव कहा जाता था और ये कहाँ पड़ता था, महाराष्ट्र में। परंतु जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा कहा जाता था, देमाबाद कहा जाता था। साथ ही ताम्रपाषाण काल का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल नवादा टोली था, क्योंकि यहाँ पर ताम्रपाषाण काल के अनेक अनाजों के ढेर मिले हैं और वह कहाँ पे मिले हैं, नवादा टोली में। नवादा टोली का संबंध आज की तारीख में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के आसपास के क्षेत्र से लगाया जाता है और यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ था। अब ताम्रपाषाण काल में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ताम्रपाषाण काल पूरे विश्व के इतिहास में जाना जाता है। सबसे पहला, मानव ने यहाँ पर पाषाण के साथ साथ तांबे के उपकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मानव के द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, तो ताम्र थी अर्थात तांबा थी। अगला, मानव ने यहीं पर देखा जाए मानव के कंकाल को 3 प्रकार से दफनाने की प्रक्रिया को अपनाया था। पहला आता है आपका आंशिक समाधान, अर्थात अगर व्यक्ति मर जाता था तो उसे पहले जंगल में पशु पक्षी के आहार के लिए छोड़ दिया जाता था। पशु पक्षी आहार कर ले, उसके बाद जो भी हिस्सा बचता था उसे फिर धरती में गाड़ दिया जाता था और इस वाली प्रथा को हम क्या कहते थे, तो आंशिक समाधान कहते थे। अगला आता था पूर्ण समाधान, व्यक्ति जैसे मरता था उसे पूर्ण ऐसा का वैसा ही देखा जाए धरती अर्थात मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता था। अगला आता है अंत्येष्टि संस्कार, अर्थात व्यक्ति जब मरता था तो उसे पंच तत्व अर्थात अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता था और बाद में जो बची हुई राख होती थी उसे तांबे के कलश के अंदर रखकर घर की उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाता था। और व्यक्ति को जब दफनाया जाता था पूर्ण समाधान के अंतर्गत तो उसमें देखा जाए कुछ उपकरण भी रख दिए जाते थे। इससे पता चलता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग परलोक में विश्वास करते थे, अर्थात देखा जाए किसी भी प्रकार से उनका ऊपर के लोक से नाता था, अर्थात यह वस्तु इनके मरने के पश्चात वहां पर काम आएगी। इस प्रकार परलोक की प्रथा हमें कहाँ दिखाई देती है, ताम्रपाषाण काल में। अब मैं आपको वापस थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूं जो अभी तक पढ़ाया है। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ,
पूरा पाषाण में। पूरा पाषाण के भी किस भाग में हुआ था? तो निम्न पूरा पाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? तो अग्नि का आविष्कार जावा नाम के व्यक्ति ने किया था। आज वर्तमान में जो हम ज्ञानी मानव हैं अर्थात होमो सेपियंस की संतान कहे जाते हैं, यह हमें इतिहास में कब देखने को मिली? तो यह हमें इतिहास में उच्च पूरा पाषाण काल में देखने को मिली। पूरा पाषाण में मानव क्या करता था? तो शिकार और खाद्य संग्रह करता था। अगला मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने कौन सी प्रथा को अपनाया था? तो मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन की प्रथा को अपनाया था, अर्थात मानव ने शिकार भी करा, खाद्य संग्रह भी करा और पशुपालन भी करा। इसी काल में जलचरों का शिकार करने के लिए मानव के द्वारा नाव का आविष्कार भी किया गया। किस काल में किया गया नाव का आविष्कार? मध्य पाषाण काल में। इसी काल में मानव के कंकाल भी हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात मानव को दफनाने की प्रथा किस काल में आरंभ होती है? मध्य पाषाण काल में। अगला आता है नवपाषाण काल। इस काल में मानव को क्रांति का युग भी कहा जाता है और इस काल में मानव ने कौन सी नई चीज को आविर्भाव किया था, उद्भव किया था? तो वह चीज थी खेती करना। और इसी काल में मानव ने पहिए का आविष्कार भी करा, वस्त्र निर्माण कला भी सीखी और साथ में कुंभकारी प्रथा को भी अपनाया था। अर्थात नवपाषाण काल को क्रांति काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में मानव ने 4 चीज़ों को सीखा था। खेती करना सीखा, वस्त्र निर्माण कला सीखी, पहिए का आविष्कार सीखा और कुंभकारी अर्थात मृदभांड बनाने की कला भी सीखी। अगला आता है ताम्रपाषाण काल। इस काल में मानव ने पाषाण के साथ साथ तांबे के उपकरण भी प्रयोग में लाए। इसी काल में मानव के द्वारा जो संवाधान की प्रक्रिया थी वो 3 प्रकार से देखने को मिलती है: आंशिक संवाधान, पूर्ण संवाधान और अंत्येष्टि संस्कार। इसी काल में मानव के द्वारा परलोक में विश्वास किया जाता है। किस लोक में? परलोक में विश्वास किया जाता है। अब अगले हम क्लास में मिलते हैं सिंधु सभ्यता पर। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।